street rule can be read to the nearest millimeter. Nearest millimeter means कि 1 millimeter. 1 millimeter क्या है, या फिर 0.1 सेंटीमीटर या फिर 0.001 मीटर. इसका मतलब ये होता है. ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन 1 मिलीमीटर की थी. ये मतलब ये है. It is used to measure the length of a bar whose true length is 895. Repeated measurements are given below. Are the readings accurate precise within 1 millimeter? Okay. बेटे पहले अगर मैंने देखनी है ना इसके अंदर एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी के लिए हम क्या देखते हैं? एवरेज वैल्यू शुड बी क्लोज टू द रियल वैल्यू. द रियल वैल्यू विच इज प्रोवाइडेड टू मींस 895. ठीक है, तो हम बेसिकली देखेंगे इसके लिए एवरेज वैल्यू, एवरेज लेते हो. और रिपीटेड रीडिंग विच आर गिवन टू मी, दिस इज 892 प्लस 891 प्लस 892 plus 891 plus 891 plus 892 divided by 2 4 6 6, we get this is 891.5. ठीक है. ओके, नाउ इफ यू लुक द डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू क्या है? 895. तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 895 माइनस 891.5, तो ये आ रहा है हमारे पास 3.5 मीटर. क्या ये 3.5 मिलीमीटर है? नहीं है ना. तो दिस इज 3.5 तक तो एक्यूरेट है, लेकिन 1 मिलीमीटर तक नहीं है. इसका मतलब इसका आंसर हो गया नो. ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि हमारे पास पर्सियन के केस के अंदर, पर्सियन के केस में हम क्या देखते हैं? हमेशा रेंज देखते हैं. रेंज देखनी है. अब रेंज में क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. मैक्स वैल्यू इज 892, मिन वैल्यू इज 891. तो आंसर 1 मिलीमीटर आ रहा है, तो यस दिस इज 1 मिलीमीटर. तो ये क्या होगा? यस यस. तो आंसर क्या हो गया? बिस्मिल्लाह. अच्छा, अब कैलकुलेशन वैल्यूज फ्रॉम कंपोनेंट्स के लिए मेरे पास बेटे दो किस्म के सिचुएशंस हम पढ़ते हैं. केस 1 में अगर एंगल हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ है फिर किस तरह करना है, और दूसरा एंगल हमारे पास वर्टिकल के साथ है फिर किस तरह करना है. इफ एंगल इज प्रोवाइडेड with horizontal. ठीक है, इफ एंगल इज प्रोवाइडेड विद हॉरिजॉन्टल मींस कि हमारे पास अगर ये वेक्टर है एक ये वाला, ये, और इसके एंगल हमारे पास जो गिवन है दिस इज विद हॉरिजॉन्टल, यानी ये वाला एंगल गिवन है, ये एंगल थीटा. ठीक है, ये चीज है. यानी एक दो बना दें डायग्राम, ये इस तरह. ठीक है, और व्हाट इफ एंगल इज प्रोवाइडेड विद द वर्टिकल. बेटे ये एंगल वर्टिकल साथ हो गया. ठीक है, और इसको मेंशन अगर कर दें इस तरह, दिस इज थीटा, ये हो गया. अब इनको अगर हम रिजॉल्व करते हैं इनटू देयर कंपोनेंट्स, पहले रिजॉल्व कर लें बाद में इनको एक एक कंपोनेंट पे देखते हैं. बेटे रिजॉल्व करें तो हमारे पास एक कंपोनेंट इसका हो गया ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये वाला, या और इसका एक कंपोनेंट हो गया वर्टिकल. पहले ले लूं, ये वर्टिकल हो गया बेटे सपोज, और ये वाला हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया. ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. जो चीज हॉरिजॉन्टल की तरफ है, हम एफ है ना, फोर्स है ये. ठीक है, अब बेटे हमारी जो चीज हॉरिजॉन्टल की तरफ है उसको हम लिख देते हैं एफ फॉर फोर्स, एच सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, एच फॉर हॉरिजॉन्टल. और जो चीज वर्टिकल की तरफ है मैंने वही लिख लिया, फोर्स एफ है वी. यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल पार्ट ऑफ दिस फोर्स एफ, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ दिस फोर्स एफ. और इसको अगर हम यहाँ पे भी रिजॉल्व करें दूसरे तरीके से, ठीक है, ये बेटा हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट अगर इसका हम देखें तो दिस विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला हो गया. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसी फोर्स को, ये फोर्स एफ थी, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एफ एच, एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट एफ वी हो गया.
ठीक है, और इसको हम इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं बट एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आपने मार्क करना है तो दिस इज दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तीसरा तरीका जो है ये वाला, और वर्टिकल अगर मार्क करना है तो आप चाहे ये मार्क कर सकते थे, ये वर्टिकल हो गया, एफ वी हो गया। ठीक हो गया, इनके अलावा तो कोई और तरीका नहीं, यही हमने कल पढ़ा था। सिमिलरली राइट साइड को भी आप देखते हो बेटे, इसका अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट लें तो वो तो यही बन रहा है, एफ वी। इस वाले का कंसिडर कर लें वर्टिकल कंपोनेंट तो ये बन रहा है, इस वाले का कंसिडर कर लें वर्टिकल कंपोनेंट तो यही बन रहा है, एफ वी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसिडर करते हैं हम किसी एक का अगर, तो बेटे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज दिस वन। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज दिस वन, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला हो गया। ठीक है, दिस इज एफ फॉर फोर्स, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, एफ फॉर फोर्स, एच फॉर हॉरिजॉन्टल पार्ट, एफ फॉर फोर, एच फॉर हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, और फोर्स एक्चुअली कौन सी है, दिस इज एफ। अच्छा, अब हम इन सारों को अगर कंसिडर करते हैं, इन सारों को कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब हमने फर्दर चीजें निकालनी है। अब बेटे इसमें हमारे पास ओवरऑल कंसिडर करते हैं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसिडर करूं तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ये वाला। अब बेटे अगर ये देखते हो गौर से ही इस वाले डायग्राम के अंदर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ये थीटा ही है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये वाला है ना, हॉरिजॉन्टल साइड पे एंगल के साथ जो साइड होती है दैट इज बेस या एडजेसेंट कहते हो, और एडजेसेंट हमेशा क्या होता है, कॉस का फंक्शन होता है। अब वर्डिंग में क्यों यूज कर रहा हूँ, कॉस ऑफ थीटा अगर लेते हो किसके बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब कॉस थीटा इज एज सच, बेस किसके बराबर है, दिस इज एफ एच, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, एफ के, तो एफ एच किसके बराबर हो जाएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा के। अब मैं जो वर्डिंग यूज कर रहा था बेटे, मैं ये यूज कर रहा था एंगल के साथ जो साइड होती है दैट इज बेस, ये भी एंगल के साथ है दैट इज बेस, ये भी एंगल के साथ है बेस, बेस हमेशा कॉस का फंक्शन होता है, तो इसको इस तरह याद कर लोगे जरा इजी हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालूं, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ये वाला जो रेड वाला है। ठीक है, तो वर्टिकल पार्ट या वर्टिकल कंपोनेंट अगर इसका हम कंसिडर करें तो ये एफ फॉर फोर्स, वी फॉर वर्टिकल। अब ये वर्टिकल ये साइड है, वेट वर्टिकल ही होता है ना हमेशा, जो उस तरह वर्टिकल है, तो ये एंगल के सामने आ रहा है, एंगल के सामने जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट या परपेंडिकुलर होता है, और ऑपोजिट या परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, वो साइन का फंक्शन होता है, साइन का फंक्शन होता है। तो इसका मतलब इफ आई कंसीडर दिस इज साइन थीटा, तो किसके बराबर होगा, दिस इज परपेंडिकुलर या ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास फर्दर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर किसके बराबर है, यहाँ पे एफ वी के, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, एफ के। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एफ वी किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज एफ साइन थीटा हो गया। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं ये वर्डिंग यूज की मैंने, एंगल के सामने जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज एंगल के सामने हमेशा ऑपोजिट होता है जो कि साइन का फंक्शन होगा। ठीक है, और एंगल के साथ जो साइड होती है दैट इज बेस, बेस हमेशा किसका होगा, कॉस का फंक्शन होगा। अच्छा, अब इसी को गौर से देखते हो, अब मैं इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं बेटे, ये हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स, हॉरिजॉन्टल ये वाला है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या बन रहा है, एंगल के सामने बन रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, एंगल के सामने बन रहा है, जो चीज एंगल के सामने बनती है दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है व्हिच इज ऑलवेज साइन फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दिस इज एफ साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, अब दूसरा अगर कंसिडर करते हो, दूसरा कंसिडर करते हो कि हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, वर्टिकल एफ इज दिस वन, ये क्या बन रहा है, एंगल के साथ बन रहा है, एंगल के साथ जो साइड बनती है दैट इज ऑलवेज बेस, और बेस में इसका किसका फंक्शन था, कॉस का। तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज एफ कॉस ऑफ थीटा के।
यहाँ तक बात क्लियर होगी? अच्छा जी, अब इसका एक आध क्वेश्चन करें। द डायग्राम शोज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी काइट। ठीक है, दिस काइट विच इज स्टेशनरी। द फोर्स एफ इज द फोर्स दैट एयर एक्सर्ट ऑन द काइट, ये एयर के पार्टिकल्स। द वेट ऑफ द काइट इज 2.5, ये वेट आ रहा है 2.5। शो ऑन द डायग्राम हाउ द फोर्स एफ कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या हो सकता है अगर इसको रिजॉल्व करें तो बेटा देयर वेरियस मेथड टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ इसको, चाहे कोई इस तरह रिजॉल्व कर ले, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बेटे, एंड दिस बी द वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल हो जाएगा। आप इस तरह कर लिया आपने, ये भी बिल्कुल ठीक है। F for force, V for vertical, and this is F for force, H for horizontal। अगर कोई बच्चा इस तरह नहीं कर रहा, वो इस तरह बनाया था यार, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, जो भी ठीक है। कोई बच्चा इस तरह बनाया था, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये वो भी ठीक है। ठीक है, तो मैंने इस तरह बना लिया, ये क्लियर हो गया आपको। फिर क्या जी, नहीं नहीं रेजोल्यूशन में नहीं करना। मेजरमेंट का ख्याल आपने वहां रखना होता है जब उसने कहा था स्केल डायग्राम, ये स्केल डायग्राम तो है ही नहीं बेटे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इज 25, ये दिस इज अ टेंशन, ये गिवन है। तीन फोर्सेस लग रही हैं, वेट लग रहा है बेटा, ये टेंशन, ये एयर के पार्टिकल जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो ये लग रही है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड टेंशन इज 25, इट मीन दिस टेंशन इज गिवन टू अस व्हिच इज 25 न्यूटन। ये दे दी है टी की वैल्यू 25 न्यूटन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें टेंशन को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। टेंशन को रिजॉल्व करें तो टेंशन का चाहे एक ये कंपोनेंट ले लो आप, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल वन नाउ। दूसरा कंपोनेंट लेते हैं तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला होगा टेंशन का, ये वर्टिकल एंड सेकंड इज द हॉरिजॉन्टल। दिस इज टी फॉर वर्टिकल एंड दिस इज एफ टी फॉर हॉरिजॉन्टल। हाँ, इस तरह भी हो सकता है, बच्चा इस तरह ले ले और इस तरह ले ले, वो भी ठीक है, मैंने ये कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन अगर निकालना है बेटे, मैंने इसका मतलब मैंने ये चीज निकालनी है। अगर ये एंगल 30 है तो एंगल 60 हो जाएगा। चलो नहीं पता कि ये 30, ये तो कॉन्टेक्स्ट है ना, 30 ही है, तो दिस इज 30 डिग्रीज, ये भी 30 हो गया। अच्छा, अब ये देखो एंगल के सामने जो साइड आ रही है जो वैल्यूएट करनी है, एंगल के सामने जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज साइन का फंक्शन होगा। तो मैं लिखता हूँ टी एच जो है दिस इज इक्वल टू टी साइन थीटा के बराबर बनता है। अब टी एच जो है, टी की वैल्यू दे दी है विच इज 25 साइन 30, साइन 30 क्या होता है, दिस इज 0.5, 12.5 आ जाएगा ये। अब दूसरी क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओ सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ये आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, एंगल के साथ। एंगल के साथ जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज बेस, बेस किसका फंक्शन होता है, कॉस का। तो ये कैन राइट टी वी जो होगा टी कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस इज टी वी 25 cos 30, cos 30 is 0.866, कितना आता है 21.7 न्यूटन। ठीक, ओके। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी वैल्यू निकालनी है आपने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब मैं जो कैलकुलेट कर चुका हूं मैं लिख देता हूँ, 21.7 बेटे मेरे पास ये वाली आई है, और 12.5 मेरे पास ये वाली वैल्यू आई है। अब मुझे ये बताओ ये कितना होगा। कोई चीज रेस्ट में होती है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, जीरो। अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस बाय डाउनवर्ड फोर्सेस। हाँ, नहीं बेटे, अपवर्ड फोर्स लग रही है ये वाली, डाउनवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है, एक ये वाली, दूसरा वेट भी तो लग रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, वेट काइट का वाज प्रोवाइडेड टू अस व्हिच इज 2.5। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कैलकुलेट के साथ है एफ वी, उसने कहा हुआ है एफ वी किसके बराबर होगा, टी वी प्लस वेट जो है
ठीक है, अब इसको अगर फर्दर करते हो, एफ वी किसके बराबर, टी वी की वैल्यू 12 पॉइंट ये है, वेट 2.5 गिवन था, कितना हो गया 24 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 0.2, ठीक हो गया। उसके बाद है स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ, ये कितना होगा, ये 12 क्योंकि इसके बराबर होगा, क्योंकि और कोई फोर्स लगी नहीं लगी, तो इसका मतलब है हमारे पास मैग्नीट्यूड इसका जो होगा, तो एफ एच जो है ये टी एच के बराबर होगा, विच इज 12.5 न्यूटन, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट के अंदर उसने फर्दर हमसे पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, एफ की वैल्यू कितनी होगी। अब आपके पास ये चीज आ चुकी है, ये भी चीज आ चुकी है, ये निकालना है, कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से, ठीक है। अब इसका मतलब एफ जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ वी का स्क्वायर विद अंडर रूट साइन ऑन इट, ठीक है। तो एफ जो होगा, एफ एच किसके बराबर है 12.5 के, एफ वी किसके बराबर है, दिस इज 24.2 के, इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस इज क्लियर बात। इसका एक और क्वेश्चन पिक्चर से निकाल के, क्वेश्चन इज अ पिक्चर ऑफ वेट 5 न्यूटन, इसका वेट 5 न्यूटन है, is suspended from a hook on a wall by a cord which has a breaking strength of 25 न्यूटन। बेटे ये जो स्ट्रिंग है जिसके थ्रू इसको सस्पेंड किया गया, इट इज एबल टू बियर अ टेंशन ऑफ 25 न्यूटन, इफ force exceed 25 newton it will break। Initial figure 2.1, the picture is found to be too low, the cord is shortened with the intention to hanging the picture shown, okay। यहाँ पे पिक्चर जरा नीचे से, ये देखो ना नीचे है, ये उसने एक दीवार पे पिक्चर लगा दिया, कील लगा दिया बेटे हमने, पिक्चर हैंग की, पिक्चर जरा नीचे से कहा जरा ऊपर करके लगा दो, अब कील तो दीवार में फिक्स हो चुका है किस तरीके से, उसने क्या किया, ये स्ट्रिंग को शॉर्ट किया, शॉर्ट इस तरह तक कर दिया कि हमारे पास और ऊपर होनी चाहिए थी, ये यहाँ पे कील वही है, स्ट्रिंग शॉर्ट कर दी तो पिक्चर अब काफी ऊपर हो गई, इस वजह से अब पिक्चर इस नेल के यहाँ पे शो किया मैंने, ठीक है, ये लो, अब बड़ी क्लियर होगी, ऊपर होगी ना, अब जहाँ पे नेल था वहीं से जगह मैंने लगाई हुई, ठीक है, अब पिक्चर ऊपर हो गई है। कहता है यहाँ तो ठीक था, जो व्हेन द पिक्चर इज रिप्लेस द कॉर्ड इज ब्रोक इमीडिएटली, जब यहाँ पे उसने करके देखा ये सीधी लगी है तो इसने नीचे गिर जाना है, कहता है कि नीचे क्यों गिरती है, एक्सप्लेन करें, नीचे क्यों गिरी है, क्या अपवर्ड फोर्स क्या हो गई है, जीरो हो गई है, स्ट्रिंग टूटी है तो नीचे गिरी है ना, ये यहाँ पे लगा है कि स्ट्रिंग टूटेगी तो डेफिनेटली नीचे गिरेगी ना, इसका मतलब है स्ट्रिंग तब टूटती है अगर उसकी टेंशन 25 न्यूटन से कम हो। तो हमने अब क्या निकालना है कि हमने उसकी टेंशन निकालनी है, उसको कंपेयर करना है 25 से, अगर 25 से ज्यादा आ रहे हो तभी स्ट्रिंग टूटी है, तभी वो नीचे गिरा, तभी हमारे पास एक मसला हुआ है। अब ये कैसे आएगी, इसको रिजॉल्व करके, बेटे अगर इसको मैं रिजॉल्व करूं, इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक कंपोनेंट ये वाला हॉरिजॉन्टल, जिसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला हो गया, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या हो गया, ये वाला, और इसका भी यही कंपोनेंट वर्टिकल क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर है, एंगल के साथ है, किसके बराबर होगा, अगर मैं इसके अंदर टेंशन लेता हूँ T1, ये भी टेंशन T1 है, क्या हो जाएगा, दिस इज T1 cos 45, ये भी क्या होगा T1 cos 45, दोनों फोर्सेस का सेम मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ना ही इधर मूव करता ना ही इधर मूव करता, कोई रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल जीरो होती है, ठीक है। अब बेटे जो वर्टिकल फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, वर्टिकल फोर्स एक तो वेट लग रहा है, अब इस कंपोनेंट को अगर गौर से देखते हो, ये एंगल के सामने आ रहा है, एंगल के सामने जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, जो कि साइन का फंक्शन होता है, तो ये हमारे पास मान लिया टी साइन 45, ये भी क्या मान रहा है टी साइन 45, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस अपवर्ड लग रही हैं और यहां से डाउनवर्ड क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, तो इसको मैं सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस देखूं तो वी कैन राइट T1 साइन 45 अपवर्ड प्लस T1
साइन 45 अपवर्ड डाउनवर्ड क्या आ रहा है, दिस इज वेट। तो दिस इज 2t1 साइन 45 वेट किसके बराबर है, दिस इज 25 के। नहीं, वेट कितना 5 है, मैंने गलत लिख दिया 5। तो यहां से अगर t1 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो 5/2 साइन 45 0.707 टू 3.54। अब 3.54 उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 25, उससे कम है ना, तो स्ट्रिंग यहाँ तो स्ट्रिंग नहीं टूटेगी, कभी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से कम आ रही है। ठीक है, और यही चीज अगर हम अप्लाई करते हैं 7 वाली के ऊपर। अब बेटे इसको देखो, इसको भी तो रिजॉल्व करना। अब इसको दूसरे तरीके से रिजॉल्व करूंगा मैं। वर्टिकल अगर आप देखते हो इसके अंदर, तो हमारे पास दिस इज वर्टिकल ये वाला हो गया, इसका भी वर्टिकल ये वाला हो गया। हॉरिजॉन्टल अगर कंसिडर करें तो हॉरिजॉन्टल ये वाली होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल ये वाली होगी। अब इसके अंदर हमारे पास अगर आप ये एंगल 5 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 5 ही। क्लियर ना, ये एंगल क्या होगा, 5। एंगल के साथ जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज बेस। बेस किसका फंक्शन होता है, कॉस का। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज, और अगर सपोज सपोज में चीज रहेगी, टेंशन T2 थी इसके अंदर, ये भी T2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज T2 cos 5 होगा। ये भी क्या होगा, T2 cos 5 होगा। बेटे ये दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया। वर्टिकल फोर्स ये किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज T2 साइन 5। ये भी क्या हो गया, T2 साइन 5। तो इसका मतलब ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, जबकि वेट जो इसका, दिस इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट ये हो जाएगा। ठीक है, विच इज 5 न्यूटन। तो अब इनको अगर हम इक्वेट करते हैं वर्टिकल फोर्सेस हमने पहले किया है, तो बेटे हमारे पास हो जाएगा दिस इज T2 साइन 5 डिग्रीज प्लस T2 साइन 5 डिग्रीज इक्वल्स टू वेट। तो सब्जेक्ट बना दूंगा T2 को, दिस इज इक्वल टू वेट 5 है, वो 2 साइन 5 डिग्रीज, तो आंसर हो जाएगा दिस इज 28.7। अब 28.7 के इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो इसमें ब्रेक करना ही करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आंसर के अंदर, फाइनल आंसर के अंदर, सिंस T2, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 25 न्यूटन, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, so it will break and picture fall down due to resultant force। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, वो वेट होगा, वेट की वजह से नीचे गिरी है। बात क्लियर होगी। अच्छा, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास इज गिवन टू यू, वेलोसिटी भी गिवन है, ओलर में पढ़ा होता है 24 तरीके से उसमें है था। अब ये क्या चीज जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, मास क्या 0.20, वेलोसिटी क्या 0.40। आंसर बताओ मुझे इसका, 0.08 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, और वर्टिकल मोमेंटम मेरे पास क्या होगा, पी वी हो जाएगा, वी फॉर वर्टिकल, मास इज अगेन 0.20 एंड दिस इज 0.30, 3 to the 6.06 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। अब इसका मतलब है मेरे पास एक चीज ये वाली आ चुकी है, विच इज हॉरिजॉन्टल 0.08। ठीक है, और एक चीज ये वर्टिकल आ चुकी है,
विच इज 0.06। अब उसने मैग्नीट्यूड का वर्ड लिखा है, मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ये वाला कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेटा ये अगर पाइथागोरस थ्योरम से आएगा तो इसका मतलब वी कैन राइट दिस इज 0.08 स्क्वायर प्लस 0.06 स्क्वायर with radical notation answer is 0.10। तो आंसर इज बी फॉर दिस बेटा। दो वेक्टर सिंपली ऐड किया हुआ आपने, ठीक है। नेक्स्ट एक और पेपर क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन में उसने चेंज मोमेंटम का है और जो नया मोमेंटम है उसकी वैल्यू लिखी है, लेकिन चेंज का मतलब ये ना पहले ये हॉरिजॉन्टल जा रहा था ना, ठीक है, कोलाइड करने आफ्टर द कोलिजन वर्टिकल जा रहा है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम यही होगा। वैसे भी देखो, चलो जी, हमारे पास एक जो बोट है, ये बोट है बेटे, दिस इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड। ये एक स्टीम ऑफ वाटर में आई है, पानी यहां से इस डायरेक्शन में आ रहा है, वाटर फ्लो, ठीक है। जब बोट इस वाटर में आएगी तो किस डायरेक्शन में जाएगी? ठीक है, उसने इस डायरेक्शन में मूव करना है, टिल्ट हो जाएगा, तो हमने यही निकाला, ठीक है ना। अच्छा चलो जी, इधर देखो बेटे, हेड टू टेल रूल वगैरह याद है सबको? अच्छा चलो उसी से करने लगा हूं। पहले बेटे ये पहला वेक्टर था 10 न्यूटन का, सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये एंगल 120 का, तो ये एंगल कितना होगा? 60 का होगा, ओके। मैंने प्रोटेक्टर रखा और 60 डिग्री एंगल के ऊपर ये दूसरा वेक्टर बना दिया, ये दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। ये भी 10 न्यूटन है, ठीक है। मेरा रिजल्टेंट क्या होगा ये पूछा हो उसने, ये होगा। तो कैलकुलेटेड एंगल बन नहीं है, दिस इज 10 न्यूटन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया 10 कैसे बन गया, क्योंकि बेटे ये साइड बराबर हैं, तो ये जो एंगल बनेगा वही एंगल ये होगा, तो इसका मतलब सारे 60 बन रहे हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। एक तरीका तो बेटा ये हो गया। एंड इफ आई अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, ये हेड टू टेल रूल से किया मैंने, हेड टू टेल रूल। अगर इसी को हम करते हैं पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से, फोर्सेस, क्योंकि उसने जो हमें दोनों फोर्सेस आउटवर्ड ड्रॉन की शो की हुई हैं, इसका मतलब पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। एक ये वाली फोर्स उसने दी हुई है हमें, एंड दिस इज द सेकंड फोर्स जो उसने हमें दी हुई है, ये वाली, ठीक है। इसका ये भी 10 है, ये भी 10 है, एंगल इज 120, मैंने कोई चेंज नहीं किया, 120 जो उसने दिया वही चीज मान ली। अच्छा बेटे, अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए मेरे पास एक ये होनी चाहिए, दूसरा मेरे पास ये होगा, ये पैरेललोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट वेयर बोथ दिस फोर्सेस आर एक्टिंग, और उससे ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, तो आप क्या करोगे, इसको इससे ज्वाइन कर दोगे। बेटे इसको इससे ज्वाइन करते हो तो ये क्या बन गया? रोम्बस। रोम्बस का एंगल बाय सेक्टर या डायगोनल जो होता है ये भी 10 होता है, चाहे मेजर कर लो इसको, कैलकुलेट मेजर कर लो फिर वही आना है। एक तरीका, नेक्स्ट तरीका एक और बच्चे ने कह दिया कि सर ये तो डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं आप, ये हमें रेजोल्यूशन से करवा दें इसको। ओहो, ठीक है, रेजोल्यूशन से अगर करवाऊंगा तो ये हमारे पास है 10 न्यूटन की फोर्स, ये भी फोर्स मेरे पास 10 न्यूटन की है, और मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया। इफ दिस एंगल इज 120 डिग्रीज, तो मुझे ये पता है कि मेरा ये जो एंगल रिजॉल्व किया तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। ये एंगल ये, अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्रीज। ये किसके बराबर होगा? 10 साइन 60। ये किसके बराबर? 10 कॉस 60, ठीक है। अगर मैं देखूं वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस सिर्फ एक लग रही है, कौन सी? 10, चलें एफ भी लिख देते हैं साथ, 10 साइन 60, साइन 60 0.866, तो 8.66 आ गया,
हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, दिस इज एफ एच। हॉरिजॉन्टल फोर्स ये 10 राइट पे है, ये लेफ्ट पे है, तो दोनों को क्या करोगे आप, माइनस करोगे। 10 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 10 cos 60, cos 60 होता है हमारे पास, दिस इज 0.5, 5 आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक मेरे पास फोर्स बेटे ये लग रही है 5 न्यूटन की, ये वाली। दूसरी फोर्स मेरे पास ये लग रही है अपवर्ड 8.66 की, 8.66 न्यूटन ये अपवर्ड लग रही है, ये 5 न्यूटन है। तो रिजल्टेंट निकालूंगा तो कैसे आएगा, दिस विल बी माय रिजल्टेंट। पाइथागोरस में अप्लाई करोगे ना, 9.999 आ जाएगा जिस टाइम में। वो 10 नहीं हो गया। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू, जिस मर्जी अप्रोच से बेटे आप कर लो। मैंने तीनों से आपको करवा दिया, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा आया, और 9.9 आ रहा था न्यूटन, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट होगा पेपर के अंदर, हाँ प्रैक्टिस बहुत होगी। लेकिन बेटे अगर हमारे पास फोर्सेस सेम है, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम में दो फोर्सेस हैं, तो लाजमी कि हमारे पास वो रोम्बस ही बनना होता है, उसके अंदर 10 नहीं आंसर आता। यहाँ तक बात क्लियर होगी।